नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे हाथ के बारे में। जो मेन चीज़ें हैं उनको, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि किस तरीके से हाथ देखा जाता है या किस तरीके का हाथ होता है, और स्त्रियों का कौन सा हाथ देखना चाहिए, पुरुषों का कौन सा हाथ देखना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख के, उसको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको एक चीज़ बता दूं कि भारतीय मत में पुरुषों का दाहिना हाथ तथा स्त्रियों का बायां हाथ प्रधान होता है। ये आप सब जानते ही हैं। पाश्चात्य मत में ऐसा नहीं है। पाश्चात्य मत में वहाँ कुछ भिन्न भिन्न हस्त परीक्षक हैं, उनके हिसाब से जो पुरुष और स्त्री दोनों के बाएं हाथ को ही वहाँ वो प्रधानता देते हैं, तो और कुछ दाहिने को भी देते हैं। तो अब एक आपको उदाहरण बताऊंगा। जैसे ईसा के 350 वर्ष पूर्व सिकंदर महान के गुरु सुप्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोलिक हुए थे। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि हृदय के विशेष समीप होने के कारण बाएं हाथ का अधिक महत्व है, और अधिक सम्मत मत यह है कि दाहिने हाथ को प्रधान मानना चाहिए, क्योंकि जन्मजात गुण अवगुण अविकल रूप में रहते हैं, और दाहिने हाथ में जन्म के गुण अवगुणों में जातक ने अपने आचार विचार व्यवहार से बायां हाथ बायां हाथ में परिवर्तन उपस्थित किया है। यह विशेष स्पष्ट होता है। यह इस कारण हमारा विचार ये है कि दोनों हाथों की रेखाओं को ध्यानपूर्वक देखकर पुरुषों के दाहिने हाथ तथा स्त्रियों के बाएं हाथ को विशेष महत्व देना चाहिए। तो इस टाइप से आप पुरुषों के बाएं हाथ को और पुरुषों के दाहिने हाथ को तथा स्त्रियों के बाएं हाथ को महत्व देकर हाथ देखें। और जो हम फलादेश जानना चाहता है वो इसी प्रकार अपना हाथ देखे। अब आपको एक चीज़ और बात बताऊं कि दोनों हाथों में से लक्षण अलग अलग होते हैं, और उससे फल की पुष्टि भी अलग अलग होती है। तो मनुष्यों के हाथ देखने का अवसर प्राप्त हुआ तो दाहिने की अपेक्षा बायां हाथ विशेष क्रियाशील है। अर्थात यदि उसने कहा जावे कि आप एक गेंद को पूरी ताकत से दाहिने हाथ से फेंकिए और फिर उससे ही बाएं हाथ से फेंकिए, तो बाएं हाथ से फेंकी हुई गेंद अधिक दूर जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के बाएं हाथ की रेखाओं को विशेष महत्व देने से फलादेश जो है वो अधिक ठीक आता है। और अब आपको मैं समय बताने जा रहा हूँ। जैसे आप हस्त परीक्षक के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, प्रातःकाल, मध्याह्न या संध्या काल। तो हस्त परीक्षक के लिए प्रातःकाल का समय सबसे उपयुक्त रहता है। हस्त परीक्षक नया जातक दोनों का चित्त शांत और स्थिर होना चाहिए, इसीलिए सुबह का समय बहुत सही है। शरीर को रात्रि भर के विश्राम मिल जाने के कारण हाथ का रंग भी विशेष स्वाभाविक रहता है। यदि सवेरे सुविधा न हो तो दोपहर या तीसरे पहर में अच्छे प्रकाश में हाथ देखना चाहिए। हाथ को आई ग्लास में देखने से सूक्ष्म रेखा भी बड़ी दिखाई देती है, इसलिए रेखाओं का अच्छी प्रकार अनुसंधान हो सकता है। जहाँ रेखा सूक्ष्म हो, हथेली के उस भाग को अच्छी तरह दबाने से उन रेखाओं का स्वरूप अच्छी तरह दिखाई देगा, ये आप जान लें। अब जो वास्तव में हाथ देखने से जो उसके रंग रूप चलक मांसलता चमक आदि का अनुमान जो आप अपन हाथ देकर लगाते हैं, तो उसके लिए हाथ देखना अनिवार्य है। तो उसके लिए अपन किसी जैसे आजकल ऑनलाइन बहुत प्रचलन चालू है, तो ऑनलाइन किसी का भी हाथ अपन उस नेक्स्ट लेवल पे नहीं देख सकते हैं। तो जहाँ उनके चित्र से हम हाथ देखना संभव नहीं हो पाता है, हाथ के रंग रूप आदि का विवरण अलय में मांग कर या फिर रेखाओं का विचार कर फिर उसका हाथ देखना चाहिए। अब जो हाथ का चित्र है उसे किस तरीके से अपन, अगर कोई सुविधा नहीं हो पा रही हो तो किस तरीके से उसे अपन हाथ का चित्र लें। तो हाथ का चित्र लेने के लिए आजकल तो फ़ोटो है, तो आप फ़ोटो ले सकते हैं और अच्छी तरीके से फ़ोटो खींचकर उससे कुछ फलादेश बैठ सकता है। और उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको सर्वांग यानी कि संपूर्ण हाथ की एक तो बनावट जो है वो सब दिखनी चाहिए। उसके बाद हथेली का रंग दिखना चाहिए, उसका आकार दिखना चाहिए, नाखून दिखने चाहिए, अंगुष्ठ दिखने चाहिए, अंगुलियों की बनावट दिखनी चाहिए, उंगलियों की लंबाई मोटाई, पारस्परिक अंतर, रेखाओं का चिन्ह दिखना चाहिए।
उसके बाद ही कोई हस्त परीक्षक आपके हाथ की व्याख्या कर सकता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। आगे हाथ का जो आकार है, उसकी बनावट है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाथ के आकार को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक तो हाथ का आकार और एक रेखाएं और चिन्ह। तो हाथ की बनावट में हथेली, अंगुलियों तथा अंगूठों की बनावट आती है। उसके बाद आकार, मांस, सत्ता, करपृष्ठ, नाखून आदि आ जाते हैं। हथेली के आकार के साथ साथ कौन सा भाग उठा हुआ है, कौन सा दबा हुआ है, यह भी एक प्रकार के हाथ की बनावट से ही आ जाता है। हाथ की रेखाओं और चिन्हों के अंतर्गत सभी प्रधान और अप्रधान रेखाएं और चिन्ह आ जाते हैं। इस बात का आपको अवश्य करके ध्यान रखना चाहिए। अब हाथ की जो बनावट है, उसमें आकार, करपृष्ठ आदि से केवल मनुष्य की प्रवृत्ति, बौद्धिक शक्ति तथा नैतिक चरित्र का पता चलता है। वह क्रियाशील होगा, पुरुषार्थी और परिश्रमी अथवा सूक्त, आराम तलब और निकम्मा। वह विद्या या कला के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा या व्यापार में क्रोधी और विलासी होगा या संयमी या सुशील होगा। इन सब गुणों और अवगुणों का पता लगता है हाथ देखने से। नाखूनों तथा हथेली के रंग से उसके स्वास्थ्य के विषय में भी बहुत जानकारी मिलती है। इन सब गुणों का अगर हम अध्ययन करें तो उसका भाग्योदय कब होगा, वो धन संग्रह कितना करेगा आदि बहुत घनिष्ठ संबंध हम देख सकते हैं। किंतु हाथ में केवल आकार से यह पता नहीं चल सकता कि किस वर्ष में भाग्योदय होगा, किस वर्ष में व्यक्ति बीमार होगा। इन बातों का पता रेखाओं से ही चलता है। अब आपको बता दूं कि हाथ में जो हाथ के निम्न हम खंड कर उसको देख सकते हैं, तो उसमें हम कुछ नाम बताने जा रहे हैं। जैसे हाथ में सबसे पहले होता है मणिबंध। उसके बाद आप देखें हाथ का आकार या बनावट कैसी है। उसके बाद आप कर पृष्ठ यानी कि हथेली वाला हिस्सा जो है, और उसके हथेली के दूसरी ओर वाला जो हिस्सा है उसे भी देखें। नाखून देखें, हाथों की अंगुलियां देखें, अंगुष्ठ देखें। हथेली के हम लगभग 10 भाग कर सकते हैं, जिसमें हम सूर्य क्षेत्र देख सकते हैं, चंद्र क्षेत्र देख सकते हैं, मंगल का प्रथम क्षेत्र देख सकते हैं, मंगल का द्वितीय क्षेत्र देख सकते हैं, बुध का क्षेत्र देख सकते हैं, बृहस्पति का क्षेत्र देख सकते हैं, शुक्र का क्षेत्र देख सकते हैं, शनि का क्षेत्र देख सकते हैं। और करतल मध्य में व प्रथम भाग में जीवन रेखा, शीर्ष रेखा और स्वास्थ्य रेखा के बीच का स्थान देख सकते हैं। और सबसे अंतिम हम करतल मध्य के द्वितीय भाग में शीर्ष रेखा तथा हृदय रेखा के बीच का स्थान ग्रह क्षेत्रों पर करतल मध्य के में चिन्हों का फल जो है उसको हम देख सकते हैं। अब आपको जैसे आप हाथ देखेंगे तो लोगों के हाथ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ के बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। किसी के आगे से नुकीली अंगुलियां होती है, किसी के आगे से फैले हुए हाथ होते हैं। जब तक हस्त परीक्षक लोग एक दूसरे के हाथों की ओर गौर से नहीं देखते हैं, तो तब तक वो उसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो उससे आप यह एक नियम बनाएं कि लंबे आदमियों के हाथ लंबे हो और छोटे आदमियों के छोटे हो। तो आप एक ही लंबाई के जैसे 8-10 व्यक्तियों के हाथ के नाप तो आपको लगभग पता चलेगा कि किन्हीं के हाथ अपेक्षाकृत लंबे हैं, किन्हीं के छोटे हैं। अगर आप देखोगे तो पता चलेगा। तो अगर कलाई से मध्यमा के अंत तक हाथ की लंबाई होती है, आप समझ रहे हैं ना, जो बीच की उंगली है, बीच की उंगली के अंत तक हाथ की जो लंबाई है, एक ही लंबाई के हाथों में भी आप भिन्नता पाएंगे। कुछ की हथेली लंबी होगी, अंगुलियां छोटी होगी, और दूसरों की हथेली छोटी, उंगलियां लंबी होंगी। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों के हाथ अधिक चौड़े होते हैं, कुछ के संकड़े होते हैं। इन्हीं सब भेदों के कारण सैकड़ों प्रकार के हाथ होते हैं। परंतु जैसे भिन्न भिन्न वर्ण के आदमियों को भी हर 4 विभाग प्रति शाम में विभक्त कर देते हैं, उसी प्रकार हस्त परीक्षक ने हाथ को 7 भागों में विभाजित किया है। तो उन 7 भागों को भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले का जो है उसमें है कि ऐसे व्यक्तियों का हाथ जिनकी मानसिक उन्नति या मस्तिष्क का विकास बहुत कम हुआ हो, या हाथ की शिराओं और हड्डियों का साक्षात संबंध मस्तिष्क से है, मानसिक विचारों और क्रियाओं का प्रभाव सीधा हाथ पर पड़ रहा है, जो बुद्धिमान है, विद्वान है, क्रियाशील है, चतुर है, जिनका हाथ सुंदर है, जो विकसित है, जो सुसंस्कृत है,
इसके विपरीत जो कुल परंपरागत मूर्ख, उज्जड़, असंस्कृत, अपरिकृष्ट एवं जंगली होते हैं, उनके हाथ इस श्रेणी में आते हैं, जो सबसे निम्न प्रकार के हाथों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है वर्गाकार हाथ। वर्गाकार हाथ की जो उपयोगिता की जो आप देखेंगे तो उसमें उपयोगिता की दृष्टि से इस प्रकार का हाथ सर्वप्रथम कोटि का होता है। ऐसे व्यक्तियों में रजोगुण प्रधान होता है। आगे से फैला हुआ हाथ। अब आगे से फैला हुआ जो हाथ है, ऐसे व्यक्तियों में क्रियाशीलता अधिक होती है। वे परिश्रम का कार्य करने वाले होते हैं। साथ ही उनका स्नायु मंडल भी बहुत चल, अस्थिर और क्रियान्वित होता है। इनमें रजोगुण प्रधान होता है। अब उसके बाद आता है दार्शनिक हाथ। ये जो दार्शनिक हाथ होते हैं, इन हाथों की उंगलियों में गांठें निकली रहती हैं। ये लोग उच्च कोटि के विचारक होते हैं। इनमें सत्व गुण प्रधान रजोगुण का मिश्रण होता है। अब इसके बाद जो हाथ आता है, उसका जो है ना, आगे से कुछ नुकीला हाथ होना चाहिए। आगे से कुछ नुकीला हाथ होता है तो ये लोग कलाकार होते हैं, या कलाकार की तरह होते हैं, या उस ओर उनकी प्रवृत्ति होती है, और इनमें भी रजोगुण प्रदान होता है। अब शांतिनिष्ठ हाथ, इसके बाद आता है शांतिनिष्ठ हाथ। तो शांत प्रकृति के लोगों का हाथ जो होता है वो शांतिनिष्ठ हाथ कहलाता है। जो कोई कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, आलसी नहीं होते हैं, किंतु सांसारिक वस्तुओं में उन्हें रुचि नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों में सत्व गुण प्रदान होता है। ना उन्हें काम, क्रोध आदि मन के वेगों में विशेष उद्वेग होता है, ना सांसारिक उन्नति के साधनों में क्रियाशीलता। ऐसे शुद्ध सात्विक हाथ प्राय देखने में बहुत कम आते हैं, जो शांतिनिष्ठ हाथ होते हैं। अब मिश्रित हाथ, जिनमें उपयुक्त 6 प्रकार के कुछ भेद हैं, तो उनका वर्णन हम करेंगे तो वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए अब मैं आपको डायरेक्ट वर्गाकार हाथ या फिर इन हाथों का जो अपन ने अभी विभाग किया था उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आता है वर्गाकार हाथ, या सर्वप्रथम तो निम्न श्रेणी का हाथ है। तो उसके बारे में तो आपको हमने बता ही दिया है। तो अब वर्गाकार हाथ का कुछ थोड़ा विवेचन हम करेंगे। तो जिस हाथ की हथेली के नीचे का भाग तथा ऊपर का भाग जो अंगुलियों के जड़ के पास होता है वो वर्गाकार होता है। तो हथेली जितनी लंबी हो प्राय उतनी ही चौड़ी, और उंगलियों के अग्रभाग भी समचतुष्कोणाकृति या वर्गकृति के हो। अंगुलियों के आगे और पीछे जो फैली हुई जो अंगुलियां हैं वो नुकीली हो, वो वर्गाकार हाथ कहलाते हैं। और ऐसे हाथों में नाखून थोड़े छोटे वर्गाकार होते हैं, और ऐसे हाथ वाले व्यक्ति कार्यकुशल होते हैं, और इसीलिए इस हाथ को थोड़ी उपयोगिता भी दी गई है। अब इसके बारे में हम और भी कुछ ज़्यादा जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए हम आगे का हाथ देखते हैं। तो उसके लिए अब हम देखने जा रहे हैं। तो वर्गाकार हाथ के बाद आपने देखा था कि आगे से फैला हुआ हाथ। तो आगे से फैला हुआ जो हाथ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे से जो फैला हुआ हाथ है उसमें अंगुलियों के अग्रभाग से फैले होते हैं, और हथेली भी उनकी कलाई के पास वाला भाग या अंगुलियों के मूल के पास का स्थान या हथेली फैली हुई होती है। और समचतुष्कोण या वर्गाकृति हाथ में हथेली दोनों ओर करीब करीब बराबर रहती है, किंतु फैले हुए हाथ में एक और फैली हुई यह दोनों प्रकार से, भली इस तरफ फैली हुई हो भली उस तरफ फैली हुई हो, के हाथों में अंतर होता है। यदि फैला हुआ हाथ सख्त और मजबूत हो तो ऐसे मनुष्य के मन में स्थिरता नहीं होती, उसमें उत्साह और जोश कुछ करने की प्रवृत्ति नहीं होती, उत्तेजना अधिक मात्रा में होती है। किंतु यदि हाथ मुलायम हो और मांस भी ढीला हो तो चित्त में अस्थिरता व चिड़चिड़ापन होता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी जोश में आकर कार्य प्रारंभ करता है, किंतु उसमें लगा नहीं रहता है, और वो फिर उसमें सफल नहीं हो पाता है। तो ऐसा हाथ जो आगे से फैला हुआ है उसके कुछ लक्षण और उसके बारे में हमने पढ़ा। तो उसके बाद हम दार्शनिक हाथ देखेंगे। तो दार्शनिक हाथ प्राय ऐसा हाथ है जो लंबा और नुकीला होता है, जिसमें अंगुलियों में हड्डी का ढांचा विशेष प्रमुख होता है। अंगुलियों की गांठों में उन्नति और निगली होती है, और उसके नाखून थोड़े लंबे होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत विचारक होते हैं। इनकी दृष्टि में बुद्धि और ज्ञान का महत्व द्रव्य से अधिक होता है। तो ये आप जान सकते हैं। इस कारण द्रव्य की परवाह न करके ये लोग विचार प्रधान या मानसिक विकास संबंधी कार्यों में विशेष प्रवृत्त होते हैं।
तो इस कारण साधारण जन समुदाय से जो केवल द्रव्य के ही पीछे लगा रहता है या फिर जो सांसारिक मोह माया के पीछे ही लगा रहता है, उनसे थोड़े भिन्न होते हैं। चाहे कठिनाइयाँ सहनी पड़े, ये अपनी विचार प्रधान बौद्धिक गणे जो गुणवत्ता है उसमें ही लगे रहते हैं। इनके विचार में रहस्यवाद की भी गहरी छाप रहती है। चाहे ग्रंथ लिखे या उपदेश या काव्य लिखे, सभी पर दार्शनिक दृष्टिकोण का, आत्मिक अन्वेषण का रंग इन पर चढ़ा रहता है। तो अब हम आगे का हाथ देखते हैं। तो आगे का हाथ जो है वो कुछ नुकीला हाथ जो होता है उसे हम पढ़ेंगे। जो ऐसा हाथ जो ना बहुत बड़ा है ना छोटा है, आकार का हो और हथेली आगे की ओर कुछ कम चौड़ी हो, उंगलियां जहां हथेली से प्रारंभ होती है पुष्ट हो, थोड़ी मोटी हो, किंतु नाखून तक पहुँचते पहुँचते कुछ नुकीली हो जाए, ऐसा हाथ कुछ नुकीला हाथ कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों को इच्छा शक्ति और मन की सुध की प्रधानता होती है। उनकी इच्छा शक्ति से इच्छा शक्ति से तात्पर्य है कि जब चित्त की जैसी सहसा रुचि हुई काम कर डाला, समझे आप, जैसा मन हुआ वैसा काम कर डाला उन्होंने। विचार या उपहास, गुण दोष, मीमांसा का कार्य ये बहुत कम करते हैं। तो इनके चित्त में अगर कोई काम की लहर आ जाती है तो ये उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इनके मन में सुप्त हुई एक स्फूर्ति होती है, यह जो उनको किसी भी काम को करने में, कोई भी सौदा करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो वर्गाकृति के हाथ वाले व्यक्ति होते हैं उनकी तरह हिसाब किताब फैलाकर व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत कम सोचते हैं, ये डायरेक्ट सौदे की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अब आगे का हाथ जो है उसको हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम शांतिनिष्ठ हाथ, जो बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप जान लीजिए कि शांति प्रियता तथा निष्क्रियता प्रकट करने वाले हाथ के आकार में यह विशेषता होती है कि वह लंबा, पतला और कोमल होता है। तो ये देखने में अत्यंत सुकुमार और सुंदर होता है। हाथों की उंगलियां लंबी होती है, पतली होती है, आगे से नुकीली व सुंदर होती है, नाखून लंबे होते हैं, बादाम की तरह मनोहर होते हैं, और इसी प्रकार से ये सबसे सुंदर हाथ यही होता है। परंतु ऐसे हाथ वाले व्यक्ति ज़्यादातर देखने को मिला है कि भाग्यहीन होते हैं, क्योंकि भाग्य का निर्माण मनुष्य अपने प्रयत्न और कर्म से करता है, और कर्मण्यता के दृष्टिकोण से ये लोग शून्य होते हैं, ये कर्म प्रधान नहीं होते हैं। इन हाथों की अत्यंत सुंदरता और सुकुमारता से ही पता चलता है कि ये लोग परिश्रम करने में बिल्कुल अक्षम होते हैं। ये लोग सौंदर्य प्रिय, सुशील, नम्र और शांत होते हैं। जो इनके साथ दयालुता का व्यवहार करता है उसका तुरंत विश्वास कर लेते हैं। इन सब गुणों में होने पर भी परिश्रमशीलता, सांसारिक चतुरता या व्यावहारिकता न होने के कारण ये कोई कार्य संपादन नहीं कर सकते। अपने विचारों की शांति दुनिया के भ्रमण में करने से जीवन के संघर्ष में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसमें धार्मिक भावना की प्रधानता होती है और इनका चित्त शुद्ध होता है, और इनमें जो प्राय जीवन में ये असफल होने के कारण इनमें एक प्रकार की मनोहानि या दुख की भावना पैदा हो जाती है। तो ये जो है वो शांति प्रिय हाथ के लक्षणों के बारे में आपने जाना। उसके बाद एक हाथ होता है मिश्रित लक्षणों वाला। तो इस हाथ के बारे में जानते हैं। जो मिश्रित लक्षणों वाला हाथ जो होता है वो उनके जो कोई उंगली जो नुकीली होती है और कोई फैली हुई होती है। तो इसमें भी जो मिश्रित है उसका सबका मिश्रण होता है उसमें। तो उसमें गुण अनेक प्रकार के गुणों से वो युक्त होता है, परंतु बहुगुण होने के कारण कुछ बुद्धि और समय भिन्न भिन्न बातों से लगने से किसी एक बात की खूबी उनमें नहीं आ जाती, तो वो कोई भी काम परफेक्ट नहीं कर सकते। यदि ऐसे हाथ में शीर्ष रेखा बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में अपनी बुद्धि लगाएगा जिसमें उसकी योग्यता विशेष हो और उस कार्य में उसके अन्य गुण सहायक होंगे। जिस किसी भी कार्य में नीति और चतुरता की आवश्यकता होती है, ये लोग वहाँ विशेष सफल हो जाते हैं। ये लोग परिस्थितियों के अनुकूल अपने को शीघ्र ही बना लेते हैं और इनमें अस्थिरता, परिवर्तनशीलता बहुत होती है। ये यदि इनकी एक चीज़ और है कि यदि इनकी हथेली किसी एक प्रकार की हो और अंगुलियां भिन्न भिन्न प्रकार की हो तो उनमें गुण प्रधान होता है। तो अंगुलियां जिस ढंग की हो वे गुण मनुष्य में आने के कारण उसमें विविध प्रकार की योग्यता हो सकती है, परंतु हाथ की रेखाओं में यह निश्चित करना चाहिए कि बुद्धि और योग्यता बहुत प्रकार की हो जाने से असफलता में बाधा होगी
और या फिर सहायता होगी, तो इसके बारे में आप जानें। ये संक्षेप में हाथ के प्रकार के लक्षण और फूल बताए गए हैं, तो उसके बारे में आपको जो भी ये जो संक्षिप्त ज्ञान आपने अभी प्राप्त किया या फिर अभी आपने सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हम जो कुछ आज थोड़ा बहुत कुछ छूटा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ज्ञान की वृद्धि अवश्य करें।